हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 19 मई 2021 के एडिटोरियल आर्टिकल का हम लोग एनालिसिस करेंगे ग्रामर रूल्स, न्यू वोकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। टाइटल है स्टॉर्मी स्टार्ट, तूफानी शुरुआत। नाम से तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी क्रिकेट में किसी बैट्समैन के धुआंधार पारी के बारे में होगा ये आर्टिकल, लेकिन ऐसा है नहीं। ये क्रिकेट के बारे में नहीं है, किसी बैट्समैन के धुआंधार बैटिंग इनिंग्स के बारे में नहीं है। यह है अभी जो अरब सागर में तूफान उठा था, जिससे पूरा गुजरात और बहुत सारे स्टेट पे असर पड़ा। बिहार में भी थोड़ा मौसम बदला ही, तो उस पे है ये। ठीक है, स्टॉर्मी स्टार्ट, स्टॉर्म से बना स्टॉर्मी। स्टॉर्मी स्टार्ट का मतलब तूफानी शुरुआत। ऑन हैंडलिंग सीवियर साइक्लोन्स, किस टॉपिक पे है? भयानक साइक्लोन्स, साइक्लोन्स कहा जाता है ना तूफानों को, तो उनको हैंडल करने के मामले पर ये एडिटोरियल है। ठीक है, इसका टैगलाइन है एक्यूरेट फोरकास्ट्स एंड रिजिलियंस बिल्डिंग होल्ड द की टू हैंडलिंग सीवियर साइक्लोन्स। देखिए, हमने यहाँ हाईलाइट किया है रिजिलियस बिल्डिंग्स। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। बोले क्यों बड़ा कर दिए सर? ताकि आप इसको पढ़ें ना किसी भी ओरिएंटेशन में मोबाइल पर, तो आपको दिक्कत नहीं हो, छोटा नहीं दिखे। अब हो गया। देखिए, दो चीज़ों के बारे में बोला जा रहा है। एक्यूरेट फोरकास्ट्स, एक्यूरेट मतलब सटीक, फोरकास्ट मतलब पूर्वानुमान। पूर्वानुमान किस चीज़ का? मौसम पूर्वानुमान सुनते हैं ना, वेदर फोरकास्ट। तो यही फोरकास्ट है। आंधी आने से पहले, तूफान आने से पहले उसके बारे में पूर्वानुमान। तो ये पूर्वानुमान एक्यूरेट होना चाहिए ताकि डेट, टाइम, लोकेशन, ये सब सही सही पता चल सके। बोलिए क्या फ़ायदा होगा? हमसे मत पूछिए, आंख बंद कीजिए, कॉमन सेंस लगाइए कि अगर पहले से पता चल जाए कि आंधी तूफान या मौसम की स्थिति कब, कहाँ पर कितना बिगड़ने वाली है, ठीक है, लोकेशन पता चल जाए, डेट पता चल जाए, टाइम पता चल जाए, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? ये अपना आंख बंद करके सोचिए। नहीं सोच पाते तब तो मामला गड़बड़ है कि इतना सीरियस चीज़ आप पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, आपको ही नहीं पता चलेगा। हैं? एक्यूरेट फोरकास्ट एंड रिजिलियंस बिल्डिंग। रिजिलियंस, ऐसे तो रिजिलियंस जो है एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रिजिलियंस का मतलब होता है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। लेकिन इलास्टिसिटी और इसका एक दूसरा मीनिंग होता है स्ट्रेंथ, ताकत। ठीक है, तो बोलिए सर प्रत्यास्थता या लचीलापन या इलास्टिसिटी कैसे ताकत हो सकता है? देखिए भाई साहब, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, लचीलापन हमेशा एक ताकत रहता है। इसका मतलब होता है कि जैसे परिस्थिति है वैसे हिसाब से आप ढाल के अपने आप को सर्वाइव कर लो। तो रिजिलियंस हुआ कि नहीं ताकत? तो कहा जा रहा है कि एक्यूरेट फोरकास्ट और शक्ति निर्माण, बल निर्माण, रिजिलियंस बिल्डिंग, ये दो चीज़ें हैं जो होल्ड करती हैं की टू हैंडलिंग सीवियर साइक्लोन्स में को। मतलब इन दो चीज़ों में ही सब छुपा हुआ है कि कैसे, राज छुपा हुआ है कि कैसे हैंडल किया जाएगा सीवियर साइक्लोन्स को। यानी सीवियर साइक्लोन्स को हैंडल करने का मूल मंत्र, जो की का मतलब मूल मंत्र, की टू समथिंग मतलब कोई चीज़ का मूल मंत्र। तो सीवियर साइक्लोन्स को हैंडल करने का मूल मंत्र दो बातों में छिपा हुआ है। एक तो एक्यूरेट फोरकास्ट होना चाहिए और दूसरा रिजिलियंस बिल्डिंग होनी चाहिए। हम लोगों को अपना ताकत बढ़ाना पड़ेगा। ताकत कैसे बढ़ाएंगे भाई? तो आगे चल के हम बताने वाले हैं कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के विरुद्ध में या से बचाव के लिए अपना ताकत कैसे बढ़ाया जाता है, मनुष्य अपना ताकत कैसे बढ़ा सकता है। उसमें एक हथियार तो यहाँ चर्चा हो ही गया कि एक्यूरेट फोरकास्ट होना चाहिए। उस प्राकृतिक आपदा कब हम पर गिरने वाली है इसका पहले पता रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल वेरीड बाय द ऑनस्लॉट ऑफ द कोरोना वायरस। लाखों लाख लोग जो बहुत ज़्यादा वेरीड हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, त्रस्त हैं। WEARY, वेरी मतलब होता है टॉर्चर, वरीड थर्ड फॉर्म है वेरी का। ठीक है, किस चीज़ से परेशान है, चिंतित है, त्रस्त है? ऑनस्लॉट ऑफ द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के द्वारा होने वाले कत्लेआम से। ऑनस्लॉट का मतलब कत्लेआम, नरसंहार। कोरोना वायरस से हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है लाखों लोग इससे परेशान तो हैं। सब लोग, धंधा पानी रुक गया है, घर से निकलना बंद है, बहुतों के पास खाने के लिए नहीं है, किसी को तबीयत खराब हो जा रहा है तो इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो है ना, कोरोना वायरस के ऑनस्लॉट या इस तबाही से, मार काट से, कत्लेआम से परेशान लाखों लोग हैव हैड टू कंटेंट, उनको बेचारे को सामना करना पड़ा है, लड़ना पड़ा है। कंटेंट यदि आप करते हैं तो आप फाइट करते हैं, आप बैटल करते हैं, आप वॉर करते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं, आप फेस करते हैं, आप कन्फ्रंट करते हैं। इतना सारा तो सिनोनिम्स बता दिए। और जिस चीज़ से आप करते हैं, विथ लगा के बोलिए, कंटेंट विथ,
जिससे लड़ रहे हैं। तो किस चीज़ से लड़ना पड़ा है? फ्यूरियस ट्रॉपिकल साइक्लोन से। फ्यूरियस मतलब बहुत भयानक, फ्यूरी से बना, FURY, फ्यूरी का मतलब होता है क्रोध, नाउन है फ्यूरी, और उसी से बना है फ्यूरियस एडजेक्टिव। तो फ्यूरियस मतलब बोले क्रोधित, हाँ जी। टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे क्रोधित होगा सर? सर यदि साइक्लोन आया सर और तबाही मचा कर रख दिया तो क्या हुआ सर? वो क्रोधित है कि नहीं है सर? क्योंकि क्रोधित आदमी ही तबाही मचाता है। तो यहाँ फ्यूरियस आदमी के लिए होगा तो क्रोधित होगा, और ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए हो गया तो विनाशकारी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फ्यूरियस का साइनोनिम आप क्या बोलते हैं? क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं, है ना? डिवास्टेटिंग बोल सकते हैं, रेवेजिंग बोल सकते हैं, ये सब बोल सकते हैं कि नहीं? तो ये जो तबाही वाला विनाशकारी ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उससे बेचारे लोगों को, लाखों लोगों को लड़ना पड़ा है। ठीक है? दैट हैज़ लेफ्ट ए ट्रेल ऑफ डेथ, और ये ऐसा साइक्लोन था जिसने अपने पीछे छोड़ दिया है ए ट्रेल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, तबाही और मौत का एक लंबा मंजर जिसने अपने पीछे छोड़ा है। बड़ा शायराना अंदाज में अंग्रेजी ही लिखा हुआ है, इसलिए हम शायराना अंदाज में इसका हिंदी कर रहे हैं। ठीक है? मतलब लाखों लोग जो पहले से बेचारे कोरोना वायरस के कत्लेआम से परेशान थे, त्रस्त थे, उन लोगों को झेलना पड़ा है एक विनाशकारी ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्रोध, उससे लड़ना पड़ा है वैसे साइक्लोन से जिसने अपने पीछे तबाही और मौत के लंबा मंजर छोड़ा है। ठीक है? बिफोर मेकिंग ए लैंडफॉल इन गुजरात, मतलब गुजरात में आकर के मेक ए लैंडफॉल, किसी लैंडफॉल क्या होता है ना, कि लैंडफॉल का मतलब होता है वो जगह या वो लोकेशन जहाँ कोई समुद्री तूफान आकर के ज़मीन से टकराता है, तट से टकराता है। तो गुजरात में आने, गुजरात के स्थल पर, ज़मीन पर, लैंड पर उतरने से पहले ये इस तूफान ने, ट्रॉपिकल साइक्लोन ने तबाही और मौत का मंजर बिखेर दिया। ठीक है? साइक्लोन टोकाते स्वेल इनटू समथिंग का मतलब बड़ा होके, इतना बड़ा। स्वेल का मतलब होता है इंक्रीज, साइज में इंक्रीज कर जाना। ऐसे स्वेल का मतलब सूज जाना या फूल जाना होता है ना, चोट लगता है तो स्वेल करता है ना, सिर में चोट लग गया या कहीं चोट लग गया तो स्वेल हो जाता है। तो स्वेल माने फूलना या सूजना होता है। फिगरेटिव सेंस में इसका मतलब होता है बढ़ जाना, साइज में बढ़ जाना, नंबर में बढ़ जाना, ये सब। तो साइक्लोन टोकाटे स्वेल्ड इनटू एन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये जो साइक्लोन है इसका टोकाटे नाम रखा गया, और ये बहुत भयानक साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी चक्रवातीय तूफान में बदल गया। डंपिंग इनॉर्मस वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, डंप मतलब गिराना, जानते हैं ना? डंप जानते, कूड़ा कचरा डंप करते हैं कि नहीं, जा करके कहीं गड्ढा उड्ढा में तो फेंकते हैं। तो डंप किया, मैंने गिरा दिया इनॉर्मस वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, बहुत बड़ा मात्रा में पानी, ऑल अलोंग द वेस्ट कोस्ट। जाहिर सी बात है, समुद्र से तूफान उठा है तो हवा जो है अपने चक्रवात में पानी भी समुद्र से लेके उठा होगा। बहुत बड़ा मतलब लहर इस तूफान में उठा समुद्र से, और पूरा पश्चिमी तट पर बहुत पानी गिरा इसके वजह से। एंड काउज्ड लॉस ऑफ लाइफ इन केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात भी। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला में बहुत जिंदगियों का नुकसान हो गया। ठीक है? बोले सर पानी से कैसे मर जाएगा? तुम सोच रहे हो एक गिलास दो गिलास सोचो जब तूफान उठता है तो मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ पानी एक बार में जो है लहरों के रूप में तटीय प्रदेशों पर आ जाते हैं, सड़कों में घुस जाते हैं। आप देखिए ना मंजर, टीवी पर तो दिखाया गया भाई साहब, सोशल मीडिया पर भी तो वीडियोस पूरा वायरल हुआ इस सब चीज़ का, जहाँ जहाँ हुआ। तब कार बह गया, वो सब लगा कि कितना बड़ा बाढ़ आ गया है। ठीक है? बिफोर वीकनिंग ओवर लैंड, और ये तूफान ज़मीन पर आकर के कमज़ोर पड़ने से पहले इतना तबाही मचा दिया भाई साहब, समझे? वीकेंड का मतलब कमज़ोर होना, और ओवरलैंड मतलब ज़मीन पर आकर। 2000 हज़ारों उन लोगों के लिए हु हैड टू बी इवैक्यूएटेड टू सेफ लोकेशंस, जिनको उनका घर उर सब छुड़वा के, इवैक्यूएट करने का मतलब कोई जगह से हटा देना, खाली करवा देना जगह को। तो जिनको जाहिर सी बात है, मौसम विभाग ने बताया कि तूफान आने वाला है, तो तूफान आकर तो पहले तटीय प्रदेश से टकराया। तो तटीय प्रदेश में जो जो लोग रह रहा है, जो लोग वल्नरेबल है, कमज़ोर है, कि भैया उसका मकान ऐसा है उस एरिया में कि इतना तूफान आएगा कि इस तरह के मकान को उड़ा देगा, या उतना पानी का रिलम पेला आएगा कि बहा देगा सब चीज़ को, तो जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता था। तो सबसे पहले जितना अधिक से अधिक जान बच सकता है जान बचाओ, फिर जितना माल बच सकता है माल बचाओ। पहले जान बचाओ फिर माल बचाओ। तो उसलिए जान बचाने के लिए क्या करना पड़ा? हज़ारों लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। कहाँ? इवैक्यूएट टू सेफ लोकेशंस, सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया हटा करके।
है ना, उन लोगों के लिए दिस ईयर्स प्री मानसून सीजन प्रेजेंटेड ए डबल जियोपार्डी। उन लोगों के लिए इस साल का प्री मानसून सीजन ने एक दोहरा खतरा ला दिया, दोहरा खतरा प्रस्तुत कर दिया उन लोगों के सामने। जियोपार्डी मतलब खतरा, डबल जियोपार्डी दोहरा खतरा। दोहरा खतरा कैसे भाई साहब? प्री मानसून में देखिए सेकेंड वेव ऑफ कोरोना का चलिए रहा था। पहला खतरा बेचारे हम लोग सारे के सारे त्रस्त हैं, अब वो बेचारे भी त्रस्त है जो सब कोस्टल एरियाज में रह रहे होंगे, और उस पर से उनको मार पड़ गया इतना बड़ा तूफान और आंधी का, है ना। caught as they were between a fast spreading virus variant and an unrelenting storm। वे लोग कॉट हो गए, फंस गए दो चीज़ों के बीच में। फास्ट स्प्रेडिंग वायरस वेरिएंट मतलब तेज़ी से फैलने वाले इस वायरस कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आ गया, किस्म आ गया उसके, और अनरिलेंटिंग स्टॉर्म। अनरिलेंटिंग का मतलब मर्सीलेस, अनफॉरगिविंग, जिसमें माफ़ी नाम का कोई चीज़ नहीं है, जो माफ़ नहीं करता, तबाह करके रख देता है। तो ये तूफान, क्रूर तूफान और तेज़ी से फैलने वाले वायरस के बीच में हजारों लोग बेचारे जिनको इवैक्यूएट किया गया, दोहरा मार पड़ा जीवन का, उनको दोहरा खतरा पड़ गया। ठीक है। मेनी कोस्टल रेसिडेंट्स, बहुत सारे तटीय प्रदेश में रहने वाले निवासी, रेसिडेंट्स मतलब रिसाइड से बना, RESIDE, रिसाइड माने रहना, और रिसाइड से ही बना रेसिडेंस, रहने की जगह, और रेसिडेंट टी अंत में, रहने वाले लोग। तो तटीय प्रदेश पर रहने वाले बहुत सारे लोग वुड हैव फेल्ट ए सेंस ऑफ डेजावू। डेजावू फ्रेंच फ्रेज है भाई, फ्रेंच वर्ड है। देखिए डेजावू का मतलब होता है ना, कोई प्रीवियस पर्सन जिससे आप मिल चुके हैं, या प्रीवियस चीज़ें या घटनाएं जिसको आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है, या प्रीवियस चीज़ें जिसको आप देख चुके हैं, तो वहाँ पर से उठाते हैं, पूरा फ्रेज लेते हैं। फील ए सेंस ऑफ डेजावू का मतलब कोई बीती हुई घटनाओं की याद दिला देना, किसी पुराने आदमी का याद दिला देना, या कोई पुराना चीज़ आपके सामने यादों में ला देना, मतलब उसको रिमाइंड करा देना। तो बहुत सारे कोस्टल रेसिडेंट्स महसूस किए होंगे पुराना याद। क्यों पुराना याद महसूस किए होंगे? क्योंकि हैविंग गॉन थ्रू ए सिमिलर एक्सपीरियंस लास्ट ईयर, क्योंकि बेचारे पिछले साल भी इसी तरह का अनुभव झेले थे, ऐसी तूफान आया था। वेन द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म निसर्गा आया था पिछला साल। बैरल्ड लैंडवार्ड्स, तेजी से, बैरल का मतलब मूव क्विकली, आगे बढ़ना तेजी से, जमीन की तरफ बढ़ा था समुद्र से उठ के। कहाँ से समुद्र से उठा था? फ्रॉम द अरेबियन सी, अरब सागर से। और पाउंडिंग अलीबाग इन महाराष्ट्र, और पाउंड किया मतलब थपेड़ों से दम, हम कल पढ़ाए थे ना, पाउंड समबडी विथ समथिंग, एकदम कुच देना, लतम चुतम कर देना। अब तूफान कुचेगा तो लतम जुतम करेगा कि तबाही मचा देगा। तो अलीबाग जो महाराष्ट्र में है उसको तबाही मचा दिया था वहाँ पर, निसर्गा जो था। एज इट केम अशोर, जब ये तट पर पहुंचा अरब सागर से उठ करके ये तूफान, तो तट पर आकर के सबसे पहले महाराष्ट्र में अलीबाग को अपना निशाना बनाया, वहीं पर इसका लैंडफॉल हुआ था, और पूरा अलीबाग को तहस नहस करके रख दिया था निसर्गा। ठीक है, आगे बढ़िए। द साइक्लोन्स इन बोथ ईयर्स स्पेयर्ड डेंसली पॉपुलेटेड मुंबई। दोनों साल जो ये तूफान है बख्श दिया मुंबई को, जो घनी आबादी वाला मुंबई है उसको बख्श दिया दोनों साल, मतलब ये खुशकिस्मती रहा। नहीं तो घनी अब डेंसली पॉपुलेटेड मुंबई में घुस जाता है तूफान, तो मरने वालों की संख्या गिनते पार नहीं लगती, क्योंकि इतना डेंसली है पॉपुलेटेड मुंबई। खैर आगे बढ़िए, देखते हैं क्या होता है आगे। द ट्विन क्राइसिस मतलब ये जुड़वा संकट। देखिए CRISIS, क्राइसिस माने संकट होता है, और बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में IS लगा रहे, तो उस IS को हटा के ES लगाने से प्लुरल बनते हैं। इसलिए क्राइसिस का प्लुरल यहाँ क्राइसिस लिखा गया, और क्राइसिस प्लुरल है इसलिए हैव लगाया गया। ट्विन क्राइसिस क्योंकि दोहरा जुड़वा खतरा आया। ठीक है। हाउएवर स्ट्रेंड द कैपेसिटीज़ ऑफ मल्टीपल स्टेट्स। यहाँ देखिए एक फ्रेज हमने हाईलाइट किया है, स्ट्रेन द कैपेसिटी, कहते हैं ना उसका कस बल निकाल दिया। कस बल निकाल देना किसी का मतलब उसका पूरा ताकत निचोड़ के रख देना कि बेटा लगाओ तो रख, इतना जोर है लगा लो। तो स्ट्रेन द कैपेसिटीज़, ये सब ऐसा फ्रेज है ना जो आपको एकदम हिंदी के ऐसे फ्रेजेस के इक्विवेलेंट मिलता है जो जिसका अंग्रेजी मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो हालांकि जो ट्विन क्राइसिस है मतलब एक तो कोरोना वायरस वाला, ठीक है, और ये जो है दूसरा तूफान आ गया, तो ये दोनों दोहरा क्राइसिस ने मिल करके मल्टीपल स्टेट्स का कस बल निकाल दिया है।
मल्टीपल स्टेट्स मतलब बहुत सारे स्टेट्स का पूरा एकदम अंजर पंजर ढीला कर दिया। स्ट्रेन द कैपेसिटीज ऑफ समबडी, किसी के कैपेसिटी को स्ट्रेन कर देना, पूरा उसके ताकत को निचोड़ देना एकदम धर के। बोला ले बेटा तू कितना उड़ोगे उड़ो। स्पेशली द कोस्टल वंस, खास करके इन स्टेट्स में कौन कौन आते हैं? तटीय राज्य जो समुद्र तट से जुड़े हुए हैं, जिनका बॉर्डर लगता है समुद्र तट से। ऑल्दो द इम्पैक्ट ऑफ द स्टॉर्म वाज कंसिडरेबली मिटिगेटेड, हालांकि बहुत हद तक इन स्टॉर्म्स का जो इम्पैक्ट था, प्रभाव था, बहुत हद तक मिटिगेट, कंसिडरेबली मिटिगेटेड मतलब बहुत हद तक कम कर दिया गया। मिटिगेट करते हैं तो किसी चीज़ के इंटेंसिटी को, उसके प्रभाव को कम कर देना होता है। मिटिगेट मने रिड्यूस, डिक्रीज आप बोल सकते हैं, है ना। बहुत हद तक कम कर दिया गया था, किसके द्वारा? बाय डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्सेस। डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, अभी आप पूछे था रिजिलियंस बिल्डिंग क्या होता है, यही आ गया रिजिलियंस बिल्डिंग, ठीक है, जिसमें डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस बनाए जाते हैं। डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस का मतलब कि यदि एक्यूरेट आपका फोरकास्ट आ गया कि इस एरिया में इतना तारीख को इतना बजे तूफान आने वाला है, तो उससे होने वाले आकलन, उससे होने वाले लॉस का आकलन किया जाएगा कि या तूफान इतना गति से आ रहा है, इतना से इतना बजे तक होने का संभावना है, तो कितना एरिया तक को कवर करेगा, उतना एरिया में कितना मकान है, कितना पॉपुलेशन है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या लेवल है, वो कैसे डैमेज पहुंचा सकता है, उस सब का आकलन करके फटाफट वहाँ से जितना अधिक से अधिक हो सके जान माल को इवैक्यूएट कर लेना, ताकि उसके प्रभाव से बच सकें। यही है रेजिलियंस बिल्डिंग, समझे? अच्छा देखिए आगे, कहाँ तो बोल रहे थे, हाँ, तो वंस अगेन द वैल्यू ऑफ क्रिएटिंग ए ट्रेंड कैडर। कैडर का मतलब आप समझिए टीम, ग्रुप। खास करके कोई चीज़ के लिए, कोई खास काम के लिए, कोई खास टास्क या प्रोजेक्ट या मिशन के लिए ट्रेनिंग दे करके कोई ग्रुप या टीम बनाते हैं तो उसको कैडर कहते हैं, है ना। तो एक बार फिर से ट्रेंड कैडर क्रिएट करने का वैल्यू, महत्व, आई ट्रेंड कैडर सपोर्टेड किसके द्वारा किया गया? तो सपोर्टेड बाय द डिफेंस फोर्सेस, मतलब सशस्त्र बल जो हमारा सुरक्षा बल है उसके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया। किस चीज़ में? इन रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क में, राहत और बचाव कार्य में। रेस्क्यू मने बचाव, रिलीफ मने राहत, वर्क मने कार्य, ठीक है। राहत और बचाव कार्यों में ये जो ट्रेंड कैडर है, जिसको क्रिएट किया गया था स्पेशल ट्रेनिंग दे करके डिफेंस करने के लिए, ताकि इस तरह का कैलामिटी आ जाए। कैलामिटी समझते हैं, CALAMITY, कैलामिटी कहा जाता है आपदा को, है ना। कैटेस्ट्रॉफी भी इसको कहते हैं, CATASTROPHE, और इसको डिजास्टर भी कहते हैं, DISASTER। देखिए कैसे बैठे बैठे फटाक से इतना सारा सिनोनिम्स बता दिए, हाँ कि ना। नोट्स बनाइएगा, ठीक है, ताकि रिवीजन कर सकिए बार बार। अब वीडियो तो कम से कम एक बार नहीं, 4-5 बार देखिए, एकदम पक्का करना चाहिए। 4-5 बार प्ले करके रख दीजिए साइड में, सुनते रहिए, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, अपने दोस्त उसको भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है तो उसको भी अच्छा लगेगा। और नमक मिर्चाई कम रहे तो कमेंट में बताइएगा कि नमक मिर्चाई कम था, और टेस्ट में अच्छा लगा तो ये भी बताइएगा कमेंट में कि हाँ अच्छा लगा था, ठीक है। आओ क्या कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। देखिए जो चीज़ अच्छा लगे उसको तो प्रशंसा करना चाहिए ना, है ना। तो कह रहा है कि रेस्क्यू और रिलीफ वर्क में जो इसका वैल्यू है, किसका? ट्रेंड कैडर क्रिएट करने का वैल्यू देखा गया है, फिर से एक बार देखा गया। जाहिर सी बात है इस बार तूफान से तबाही जितना हो सकता था उसमें से बहुत हद तक तबाही को, विनाश को, उसके होने वाले नुकसान को इस जो ट्रेंड कैडर बनाया गया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस, उसने कम कर दिया। इसको सपोर्ट कौन किया? डिफेंस फोर्सेस, समझे। अच्छा देखिए, द हेराल्डिंग ऑफ द 2021 मानसून सीजन। हेराल्डिंग मतलब क्या होता है? हेराल्डिंग मतलब होता है आने की सूचना, हेराल्ड, ठीक है, मैसेज। तो ये मैसेज मिला 2021 के मानसून सीजन के आने का मैसेज मिला, किससे मिला? बाय ए साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन से मिला। तो ये जो हेराल्डिंग है कम्स एज अनदर रिमाइंडर, ये हम लोगों के रूप, हमारे पास एक और रिमाइंडर के रूप में आ गया ये, दैट कि द सब कॉन्टिनेंट मतलब अपने देश के बारे में बोला जा रहा है। प्रायद्वीप हिंदी में कहते हैं, प्रायद्वीप या सब कॉन्टिनेंट उस भूभाग को कहते हैं ना जिसके 3 तरफ पानी हो और एक तरफ जमीन हो। तो भारत के 3 तरफ पानी है कि नहीं? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, 3 तरफ हो गया। और एक तरफ उधर जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, पूरा स्थल है, चला जाता है ना उधर आगे बढ़ के, चीन और कोची छोड़िए ना, उतना ज्योग्राफी पढ़ा लेंगे ना, कुछ ज्योग्राफी वाले सर, यहाँ जो हम पढ़ा रहे उस पर ध्यान दीजिए ना।
है ना। तो ये हम लोग को रिमाइंडर के रूप में आया, ये जो 2021 के मानसून का ये जो मैसेज आया कि ये मानसून आ रहा है, तो ये जो मानसून साइक्लोन जो मैसेज आया मानसून के आने का साइक्लोन के रूप में, ये हमारे लिए एक और रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब एक ऐसा चीज़ जो आपको याद दिला दे कि बेटा देखो भूलना ना है। तो रिमाइंडर है कौची के बारे में, कि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, हमारा भारत प्रायद्वीप जो है, इज़ एट द कन्फ्लुएंस ऑफ मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एट द कन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग मतलब समथिंग के कगार पे। तो हमारा देश जो है मोर फ्रीक्वेंट और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कगार पर है। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार होने वाला, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मतलब मौसम की ऐसी घटनाएं जो हमारा कस बल निकाल देंगी, हमारे कैपेसिटी को स्ट्रेन कर देंगी। ऊपर पढ़ा था ना, स्ट्रेन द कैपेसिटी, जो हमारे कैपेसिटी को स्ट्रेन कर देंगी। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होंगी, तो साफ साफ लिखा है ओरिजिनेटिंग इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एवरी ईयर। हर साल ये सब निकलता कहाँ से रहेगा, उत्पन्न कहाँ से होगा, बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से। ये सब उठेगा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और हमारा कसबल निकाल के चला जाएगा। ये एक रिमाइंडर आ गया इस तूफान के रूप में कि बेटा घबराओ नहीं, हर साल हम लोग आते रहेंगे नाम बदल बदल के, ठीक है, अब आके तुमको हिलाते रहेंगे। तो अब सोचिए क्या करना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ प्रदूषण कम करना होगा, तो एकदम गलत नहीं सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। और आप नहीं सोच रहे हैं तो फिर हम लोग लतखोर हैं। आके प्रकृति थप्पड़ मारते रहेगी, हम लोग घटाहा जैसा फिर वही गलत काम करते रहेंगे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और संतुलन बिगाड़ के प्रदूषण बढ़ाते रह रहेंगे। और जब जब प्रकृति को गुस्सा आएगा ऐसे आकर के दो थप्पड़ लगा के चल जाएगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं, कितनों तुम टेक्नोलॉजी भिड़ा लो, अरे थप्पड़वा लगवे करेगा। यही ना, ज़्यादा टेक्नोलॉजी भिड़ाओगे तो थोड़ा कम चोट लगेगा, लेकिन चोट तो लगा। हज़ारों लोग को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, इवैक्यूएट किया गया। तो सोचो लाखों और करोड़ों का संपत्ति नष्ट तो होबे ना किया होगा बेटा। मकान जब बह गया होगा उतना उतना पानी में, उसको कौन रोक सकता है। खैर छोड़िए, मेरा बात कहले सुनिएगा। आइए देखिए एडिटोरियल, गौर कीजिए। How well India is prepared to handle cyclones depends on developing greater expertise in forecasting and disaster mitigation and crafting policies to increase resilience among communities। देखिए इंडिया जो है कितना अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है साइक्लोन्स को हैंडल करने के लिए, यह बात निर्भर करता है कुछ फैक्टर्स पे, ठीक है। वो फैक्टर्स में क्या है कि ग्रेटर एक्सपर्टीज़ आपको डेवलप करना है फोरकास्टिंग में और डिजास्टर मिटिगेशन में। फोरकास्टिंग का मतलब कि अपने पास ऐसा ऐसा सैटेलाइट होना चाहिए एकदम सटीक, जिससे पूर्वानुमान निकाला जा सके कि बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में किस तरह का क्या बोलते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन बन रहा है, जिससे मौसम पर क्या असर पड़ने वाला भारत में, ये होना चाहिए। और वैसा वैसा वैज्ञानिक को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, मौसम वैज्ञानिकों को, ठीक है। डिजास्टर मिटिगेशन के लिए अपना जितना अच्छा से अच्छा टीम तैयार करें। डिजास्टर मिटिगेशन का टीम कैसे तैयार कीजिएगा भाई, तो ट्रेनिंग दीजिएगा लोगों को, डिफेंस सर्विसेज को, इसके लिए स्पेशल पूरा इक्विपमेंट और जितना भी टेक्नोलॉजी का ज़रूरत पड़ेगा, है ना, उस सब का तैयारी रखिएगा। तो डिजास्टर मिटिगेशन का मतलब है कि डिजास्टर आप रोक नहीं सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, यही होता है डिजास्टर मिटिगेशन। एंड क्राफ्टिंग पॉलिसीज, और साथ ही साथ नीतियाँ बनाइए सरकार में। सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बात बोल रहे हैं कि भाई नीति बनाइए ताकि रिजिलियंस बढ़ाया जा सके कम्युनिटीज़ के बीच में। रिजिलियंस मतलब ताकत, उनमें आपस में तालमेल रहे और उनमें शिक्षा बढ़े, ताकि फोरकास्ट के बावजूद जाकर के ज़बरदस्ती मछुआरा लोग तटीय स्थलों पर मछली, तटीय प्रदेशों में जाकर मछली मारने नहीं चल जाए अनदेखी करके। अब जाहिर सी बात है डिजिटल अवेयरनेस बढ़ाइए। रिजिलियंस आप कैसे बढ़ेगा कम्युनिटीज़ के बीच में, एजुकेशन लेवल बढ़ाइएगा, डिजिटल लिटरेसी यानी कंप्यूटर लिटरेसी बढ़ाइएगा, अवेयरनेस बढ़ाइएगा, तब ना। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर द इंडिया मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD लॉन्च्ड एन इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। पिछले साल IMD जो है, इंडिया मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भारत का मौसम विभाग है, उसने लॉन्च किया एक वार्निंग सिस्टम, साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, जो इम्पैक्ट बेस्ड है। अब बोलिए इम्पैक्ट बेस्ड का मतलब, इम्पैक्ट बेस्ड का मतलब वो वार्निंग जब वो देगा तो बताएगा कि किस एरिया में कितना नुकसान होने का चांस है, और उसका आकलन कैसे होगा कि किस एरिया में कितना नुकसान होने का चांस है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम द अक्टूबर दिसंबर सीजन, उस समय से उसने लॉन्च किया, डिज़ाइंड टू रिड्यूस इकोनॉमिक लॉसेस। और ये डिज़ाइन किया गया वार्निंग सिस्टम कि इकोनॉमिक लॉसेस को कम किया जा सके, इस सब आपदाओं से होने वाले इकोनॉमिक सिस्टम को,
इकोनॉमिक लॉसेस को, ठीक है। और कैसे कम करेगा? बाय फोकसिंग ऑन डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्पेसिफिक लोकेशंस। कुछ खास खास डिस्ट्रिक्ट्स जो कि समुद्र तटीय प्रदेशों से जुड़े हुए हैं, और कुछ खास खास और स्पेसिफिक लोकेशंस पर फोकस करेगा, और वहाँ फोकस करने में इनकॉर्पोरेट करेगा। इनकॉर्पोरेट करने का मतलब शामिल करेगा। आकलन में कोई चीज़ आंकड़ा शामिल करना पड़ेगा ना, कि किस आंकड़े के आधार पर आप ये सब आकलन कीजिएगा कि कितना इकोनॉमिक लॉस होने वाला है। तो जैसे वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितना लैंड यूज़ किया गया है, वहाँ का सेटलमेंट्स कैसा है, इन सब आंकड़ों के आधार पर होने वाले आने वाले तूफानों से, साइक्लोन से कितना इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज और एरिया वाइज, लोकेशन वाइज पहले से वार्निंग दे दिया जाएगा। आईएमडी ने ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है, ठीक है। आगे सुनिए, ये तो बहुत अच्छा बात है। द आईएमडी ऑल्सो क्लेम्ड दैट इट्स एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट्स फॉर इंस्टेंस इन प्लॉटिंग लैंडफॉल लोकेशंस इज नाउ बेटर। आईएमडी ने यह भी दावा किया है कि जो हमारा इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जो हम नया वाला लॉन्च किए हैं, इसमें फोरकास्ट का एक्यूरेसी ज़्यादा है। जैसे उदाहरण के तौर पे बता रहा है कि प्लॉटिंग मतलब यहाँ मार्किंग, बताना, प्लॉट मतलब बताना कि कौन एरिया में, लैंडफॉल लोकेशन। लैंडफॉल लोकेशन क्या होता है ना, कि समुद्र से उठने वाला तूफान आगे बढ़ते हुए जमीन की तरफ बढ़ रहा है, तो जमीन की तरफ बढ़ रहा है तो किस तटीय प्रदेश से जाके सबसे पहले वो टकराएगा, यही लैंडफॉल लोकेशन होता है। तो लैंडफॉल लोकेशन को डिसाइड करना, प्लॉट करना मतलब डिसाइड करना, डिटरमाइन करना कि तूफान वहाँ से उठेगा, ई गति से है, ई गति से इतना दिन के बाद इस एरिया में आके टकराएगा, इस समुद्र तट पर आके टकराएगा। इस मामले में बहुत बेटर पहले से हो चुका है उनका जो वार्निंग सिस्टम है, इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है। आईएमडी ने ऐसा दावा किया, ठीक है। टुगेदर विथ ग्राउंड मैपिंग ऑफ वल्नरेबिलिटीज़। ग्राउंड मैपिंग ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब, वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब होता है कमज़ोर क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा आसानी से नुकसान पहुँचा जाएगा, उसका ग्राउंड मैपिंग करने के साथ साथ मतलब वो बता देगा कि भैया यहाँ यहाँ पर एरिया है, डिटरमाइन कर देगा कि इस सब में वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पर जो है नुकसान का संभावना ज़्यादा है। दिस इज ए प्रॉमिसिंग अप्रोच। प्रॉमिसिंग यदि कोई अप्रोच है तो बहुत अच्छा अप्रोच है, भविष्य में इसका बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है, भविष्य में इसका बहुत अच्छा विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है इस चीज़ के आधार पर। टू अवॉइड लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है जिससे लॉस ऑफ लाइफ और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी को अवॉइड किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिसाइज अर्ली वार्निंग्स कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड considering that the Arabian Sea has emerged as a major source of severe cyclones and their intensity is aggravated by long-term rise in sea surface temperatures linked to pollution over South Asia and its neighborhood। बड़ा सटीक बात लिखे हैं और बड़ा इनडायरेक्ट वे में बात कह रहे हैं एडिटर साहब, समझिएगा। वो कह रहे हैं कि प्रिसाइज अर्ली वार्निंग्स के इम्पोर्टेंस को ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकते। मतलब आप ये मत सोच लीजिए, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बात को मत मान लीजिए कि आपको अर्ली वार्निंग्स मिल गया एकदम सटीक से सटीक, तब आप सुरक्षित हो गए। क्यों नहीं मान लीजिए? इस बात पर विचार करते हुए आपको ध्यान देना होगा कि अरेबियन सी इमर्ज कर रहा है, मतलब सामने आ रहा है एक मेजर सोर्स ऑफ सीवियर साइक्लोन के लिए। मतलब बड़े बड़े जो साइक्लोन से, गंभीर साइक्लोन से, तूफान है, चक्रवात है, वो अरेबियन सी से उठने शुरू हो गए। अरेबियन सी इस तरह से बनते जा रहा है, इमर्ज कर रहा है, एंड देयर इंटेंसिटी इज एग्रेवेटेड। और इन साइक्लोन्स का तीव्रता और बद से बदतर हो जाता है, बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है। एग्रावेट यदि आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो पहले से खराब है, वो खराब होते जा रहा है दिन ब दिन, बाय लॉन्ग टर्म राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर्स। हाँ, ये एग्रावेट क्यों हो रहा है साइक्लोन्स? हर साल पिछले साल की बनिस्बत ज़्यादा तेज साइक्लोन आ रहा है, ज़्यादा भयानक साइक्लोन आ रहा है। ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है? तो लॉन्ग टर्म राइज जो हो रहा है सी सरफेस टेम्परेचर में। सी सरफेस टेम्परेचर का मतलब पानी, जो समुद्र में पानी है ना, उसके ऊपरी सतह पर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं, अपना कॉमन सेंस जरूर होगा, जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इतना तो बुद्धि होना चाहिए कि आपको पता होगा कि सी सरफेस क्यों बढ़ रहा है। भैया, जितना टेम्परेचर दुनिया में बढ़ रहा है ना, वो सिर्फ ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का वायुमंडल में मात्रा बढ़ रहा है। तो उससे बढ़ने से क्या होगा? तो आपको पता है कि भारी गैस है, उष्मा को सोखता है, तो उष्मा को सोख करके पृथ्वी के सतह के पास ही बना रहता है, तो पृथ्वी के सतह का तापमान बढ़ जाता है।
तो सी सरफेस का तापमान बढ़ रहा है, साफ लिखा है, लिंक्ड टू पॉल्यूशन ओवर साउथ एशिया। साउथ एशिया के ऊपर आसमान में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसी से इसका टेम्परेचर जुड़ा हुआ है, टेम्परेचर में वृद्धि जुड़ा हुआ है। एंड इट्स नेबरहुड, साउथ एशिया और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो वायुमंडल में पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, इसी से लिंक्ड है। क्या लिंक्ड है? लिंक्ड है सी सरफेस टेम्परेचर में लॉन्ग टर्म राइज होना। ठीक है, अब अगला सेंटेंस क्या बोल रहे हैं एडिटर साहब कि क्लाइमेट प्रूफिंग लाइव्स एंड ड्वेलिंग्स इज ए हाई प्रायोरिटी नाउ। क्लाइमेट प्रूफिंग, इस वर्ड को सीखिए। जैसे फायर प्रूफिंग होता है तो आग से बचाव करते हैं, वाटर प्रूफिंग होता है तो पानी से बचाव करते हैं, तो क्लाइमेट प्रूफिंग का मतलब हो गया ये जलवायु से बचाव, किसका? जीवन का। और ड्वेलिंग्स का, ड्वेलिंग्स मतलब रहने की जगह, मकानों का, ये इसका क्लाइमेट प्रूफिंग एक हाई प्रायोरिटी हो गया अब। ए टास्क दैट वारंट्स ए मल्टी सेक्टरल अप्रोच, ये एक ऐसा काम है जिसमें अनेक सेक्टर्स को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, मल्टी सेक्टरल अप्रोच की ज़रूरत है। तो उसमें क्या क्या काम आएगा, ऐसा क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा कि लाइव्स का, ड्वेलिंग्स का क्लाइमेट प्रूफिंग हो जाए? तो सबसे पहले कह रहा है बिल्ड स्टडी होम्स। स्टडी मतलब स्ट्रॉन्ग, ऑफ सूटेबल डिजाइंस, मतलब सूटेबल डिज़ाइन का मजबूत घर बनाइए। सूटेबल डिज़ाइन का मजबूत घर बनाने से क्या होगा भाई साहब? ये होगा कि तूफ़ानों का असर उन पर कम होगा, मकान गिरेंगे नहीं, ढहेंगे नहीं, तो इवैक्यूएशन नहीं करना पड़ेगा, लोग अपने मकानों में ही जा कर के वैसे क्षेत्रों में सुरक्षित हो जाएंगे। पहला, क्रिएट एडिक्वेट स्टॉर्म शेल्टर्स, और पर्याप्त संख्या में स्टॉर्म शेल्टर्स बनाइए। स्टॉर्म शेल्टर्स क्या होगा? उन लोगों के लिए जो कि अपने घरों से दूर हैं या जिनके घर वल्नरेबल हैं, ही झुग्गी झोपड़ी हैं, तो बेचारा उनके जान माल का कैसे? तो उनको स्टॉर्म के पूर्वानुमान मिलते के साथ स्टॉर्म शेल्टर में ले जा कर के रख दिया जाएगा। ठीक है, आगे सुनिए और क्या। प्रोवाइड एक्यूरेट अर्ली वार्निंग्स, एकदम सटीक अर्ली वार्निंग्स प्रोवाइड करवाइए। एंड इंश्योर फिनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैलामिटीज़ थ्रू इंश्योरेंस फॉर प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक पहले फ्रेज बता दें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट समथिंग, कोई चीज़ से सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट है लेकिन हिंदी में से ला रहे हैं, तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इंश्योर कीजिए, सुनिश्चित कीजिए। कैसे? इंश्योरेंस के जरिए। इंश्योरेंस किस चीज़ के लिए? प्रॉपर्टी के लिए और एसेट्स के लिए, धन संपत्ति के लिए इंश्योरेंस करवा दीजिए। और इंश्योरेंस के जरिए बोलिए कि तूफान में भी आपका, अगर प्राकृतिक आपदा में भी आपका धन संपत्ति का नुकसान होता है तो इस इंश्योरेंस के जरिए पूरा नहीं तो कुछ हद तक भरपाई किया जाएगा, ताकि बेचारा वो लोग अपने लाइफ को रीस्टोर कर सके, फिर से ट्रैक पे ला सके। सोचने वाला बात, एकदम सही। गवर्नमेंट मस्ट राइज अप टू द चैलेंज। राइज अप टू द चैलेंज मतलब इस चुनौती को स्वीकार कर करके इसका सामना करना, इसके सामने खड़े हो जाना कि हम जीत के दिखा देंगे। गवर्नमेंट को करना पड़ेगा इस चुनौती के सामने खड़े होकर इसका सामना। ठीक है, तो ये था 19 तारीख वाला एडिटोरियल, 19 मई वाला एडिटोरियल है। ठीक लगा? ठीक लगा? हाँ या ना लिखिए कमेंट में। और कुछ भी ओपिनियन देना चाहते हैं तो लिखिए। ठीक है, अपना कोई राय बताना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो लिखिए। अच्छा, ई कोची है सामने है? अरे भाई इन्फॉर्मेशन है, वो जो एडिटोरियल वाला बैचवा चल रहा है। कहाँ चल रहा है? माई एग्जाम स्टडी पर चल रहा है। वो कुछ माई एग्जाम स्टडी कोची है? अरे ऐप है रे बुढ़बा, तो कहता माई गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। ठीक है, और उस पर हम पढ़ा रहे हैं, दे डू एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे हैं एकदम डिटेल से। और दो एडिटोरियल तो एनालिसिस करिए रहे, वोकेबलरी, ग्रामर, स्ट्रक्चर के साथ साथ। और उसमें से एक एडिटोरियल पर बेस्ड है कोची, पूरा इंग्लिश का सेट। तो इंग्लिश सेटवा का भी वीडियो सॉल्यूशन करवा रहे हैं, है ना? तो उसको ज्वाइन करो। मतलब डेली लगभग 3 वीडियो लेसन जा रहा है, 2 तो एडिटोरियल एनालिसिस जा रहा है, और एगो जो है एडिटोरियल पे बेस्ड इंग्लिश सेट का सॉल्यूशन वीडियो जा रहा है। 3 गो डेली जा रहा है ना? तो अब फीस ओनली 99 रुपीज़ पर मंथ, है ना? तो हमको तो लगता है कि बड़ा अच्छा डील है, आ लो, ले लो। बोले किसके किसके लिए ज़रूरी? अरे बुढ़बक, एसएससी का जो भी हायर लेवल एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, एसबीआई का तैयारी कर रहा है, आईबीपीएस का तैयारी कर रहा है, एनडीएस सीडीएस का तैयारी कर रहा है, बिना एडिटोरियल के तो लोग का काम इंग्लिश में नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो आओ ज्वाइन करो। अब बाकी मिलते हैं अगला क्लास में। थैंक यू। शेयर वेयर कर देना, जिन लोग को अच्छा लगता है वो सब तक पहुँचा देना। हो कुछ अकेले हम कितना पहुँचते रहेंगे। चलो, थैंक यू, ख्याल रखो अपना।